Hi everyone, welcome back to the channel. So in this particular series of videos, we are discussing your UPSC Mains 2025 GS2 paper, polity questions. Now in the previous video, we have already discussed question number 1. In this particular video, we are going to take up question number 2. इन वीडियो से आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प होगी. कैसे? सो आंसर राइटिंग के ना 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. नंबर 2, स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर कि जो पूछा है उसे आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है, कितनी हेडिंग्स में ब्रेक करना है. एंड नंबर 3, द कंटेंट इन योर आंसर दैट यू विल राइट इन दोज पर्टिकुलर हेडिंग्स. सो हम हर क्वेश्चन को इन 3 एस्पेक्ट्स में ही समझेंगे. नाउ लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. It says, comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Full stop. Assess the impact of recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. बहुत easy है इस क्वेश्चन के डिमांड को समझना. कैसे? Give me just 2 minutes, I'll explain you. सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में. डायरेक्टिव वर्ड क्या होते हैं? कॉमेंट, assess, explain, discuss, examine, critically examine. आप देखेंगे हर क्वेश्चन से पहले कुछ ऐसा होता है. So these are directive words only. इसमें 2 directive words हैं. The first is comment and the second is assess. अब समझते हैं. So हमें comment करना है क्या? On the need of administrative tribunals as compared to the court system. मतलब हमें administrative tribunals की need को बताना है as compared to court system. एक तो ये सीधा सीधा समझ आ रहा है, बट इसमें एक हिडन डिमांड भी है. नीड तो बतानी ही है, बट सिंस द डायरेक्टिव वर्ड इज कमेंट, हमें एक दूसरी साइड भी शो करनी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी शो करना है, द अदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी शो करनी है. अगर यहाँ लिखा होता सिंपली डिस्कस द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, तो सिंपली हम पॉइंट स्टेट कर देते थे कि क्यों हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, उनकी नीड क्या है, एंड दैट्स इट. दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट. बट हेयर द डायरेक्टिव वर्ड इज कमेंट. तो हमें नीड तो बतानी ही है, बट चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स से रिलेटेड, वो भी एड्रेस करने हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव वर्ड. हमें डायरेक्टिव वर्ड के मीनिंग को समझने के बाद क्वेश्चन की क्या डिमांड है, हमसे पूछा क्या है, वो समझ आता है. So in the first statement, there are 2 demands. Number 1, we have to tell the need of administrative tribunals as compared to court system. And second, we have to also tell the concerns, the challenges that are associated with administrative tribunals. ठीक है? अब एक और चीज इसमें जो समझने वाली है, क्या हम सिंपली नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स स्टेट कर देंगे और चैलेंजेस स्टेट कर देंगे? नहीं. हमसे पूछा है एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की क्या नीड है. मतलब कोर्ट सिस्टम के कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे होंगे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को लाना पड़ा. वी नो दैट इंडिया में हमेशा से जुडिशरी है, कोर्ट सिस्टम है, बट ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुए हैं. एज पर द 42nd अमेंडमेंट ट्राइब्यूनल्स बाद में ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, 1976 में लाया गया. क्यों? पक्का से कोर्ट सिस्टम में कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो शॉर्टकमिंग्स, कुछ चैलेंजेस होंगे, इसलिए ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है. सो हमें कोर्ट सिस्टम के चैलेंजेस भी एड्रेस करने हैं और उन चैलेंजेस को ट्राइब्यूनल्स ने कैसे सुधारा है वो बताना है. सो दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. वी हैव टू टेल द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम. Then, since the directive word is comment, we also have to mention few concerns which are associated with administrative tribunals. ठीक है? So ये पहली statement की demand है. ठीक है? Now let us read further. It says, assess the impact of recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. क्या पता होना चाहिए सबसे पहले हमें इसमें कि कुछ तो 2021 में रिफॉर्म्स हुए थे ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, वो पता होना चाहिए. कोई एक्ट लाया गया था जिससे हमारे ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म किए गए थे, तो उसके प्रोविजंस पता होने चाहिए. ठीक है? तो ये इस स्टेटमेंट की पहली डिमांड बन जाती है कि वी हैव टू स्टेट दैट व्हाट वर द प्रोविजंस दैट वर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म मेड इन ट्राइब्यूनल्स. अब जब हमने ये लिख दिया तो हमें क्या बताना है कि
एसेस करना है उसका इम्पैक्ट क्या रहा. सो एसेस का मतलब क्या होता है? अगेन दो इसमें डायमेंशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव. एसेस का मतलब भी कमेंट जैसा ही होता है. हमें बताना है पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स. अब देखो 2021 में ये रिफॉर्म्स वाला एक्ट आया था ट्राइब्यूनल्स का. या तो यूपीएससी ये क्वेश्चन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड 2021 या 22 में पूछ लेता. अगर वो तब पूछता है क्वेश्चन तो सिंपली बोलता कि इस रिफॉर्म के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो स्टेट कर दो. बट यूपीएससी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन इन 2025, 4 साल बाद. तो मतलब 4 साल सफिशिएंट टाइम मिल गया इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने का. तो अब जब रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हो गया, 4 साल हो गए, कुछ तो उसका असर हुआ होगा. हेंस यूपीएससी नाउ इज आस्किंग कि उसका क्या असर हुआ वो बताओ. तो जब भी इम्पैक्ट एड्रेस करना होता है हम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों करते हैं. और यहाँ पूछा भी वही है, वी हैव टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स. तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या क्या डिमांड है? सबसे पहले तो हमें उसके प्रोविजंस बताने पड़ेंगे, रिफॉर्म में हुआ क्या था, फिर इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, और अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं एसोसिएटेड, वो क्या अब यहीं खत्म हो जाएगा? नो, वी हैव टू ऑल्सो. अब देखो नेगेटिव नोट पे एंड नहीं कर सकते, चैलेंजेस बता के नहीं खत्म कर सकते. जब हम एक यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, वी आर एमिंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, देन वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. तो जब हम चैलेंजेस बताएंगे तो हमें वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस भी देने होंगे. अब आप बोलोगे यार 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स लिखने हैं, अब इतनी सारी चीजें हाउ विल आई टेल? वैलिड कंसर्न, टोटली वैलिड. आपके पास इस आंसर को लिखने के लिए सिर्फ 2 पेजेस ही होंगे, तो आप चाहते हुए भी बहुत सारा नहीं लिख सकते. एंड काइंड ऑफ एक अच्छी बात ही है, जब एक क्वेश्चन में इतनी सारी डिमांड्स होती है ना, तो आपको सारी डिमांड्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, वो तो करना ही है. बट तब क्या होगा, सिर्फ 2 पेजेस है, तो आप हर हेडिंग के अंदर जितने पॉइंट्स लिखोगे ना वो कम हो जाएंगे. ठीक है. सो सेकेंड पार्ट में कितनी डायमेंशंस बन गई? सबसे पहले प्रोविजंस बताने उस रिफॉर्म एक्ट के, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड. तो 4 चीजें होनी चाहिए. और ऊपर वाले में क्या था? 2 चीजें थी. ठीक है, नीड बतानी एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम एंड चैलेंजेस. ठीक है. नाउ लेट अस क्विकली सी द स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर. इतनी सारी डिमांड्स को लिखेंगे कैसे इतनी सी जगह में? ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आंसर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं हम कि ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुए. आर्टिकल मेंशन करेंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है, आर्टिकल, केस, लॉसेस, जहां पे जितने मेंशन कर सकते हैं अच्छा रहेगा. सो आर्टिकल 323A से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऐड हुए वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ऑलराइट, नाउ ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया. अब आंसर की बॉडी पे आते हैं. जैसे हमने डिमांड डिस्कस करी थी, अब वैसी हेडिंग्स लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहली डिमांड क्या थी? कमेंट करना था ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम. सो चैलेंजेस क्या हैं कोर्ट्स में, क्या रहे चैलेंजेस कोर्ट्स में, और उन चैलेंजेस को ट्राइब्यूनल्स कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं. कंपेयर क्वेश्चन में ही दे रखे, जहां भी कंपेयर दे रखा हो ना, ट्राई टू मेक अ टेबल फॉर्मेट से आंसर करो, तो आपके लिए इजी रहेगा पॉइंट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना. सो चैलेंजेस क्या है कोर्ट्स के, ट्राइब्यूनल्स ने उनको कैसे एड्रेस किया. इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स, जितनी आपके पास जगह है उस हिसाब से हम लिखेंगे. इतनी सारी डिमांड्स हैं, आई थिंक 3-4 पॉइंट्स वुड बी सफिशिएंट. ठीक है. अब डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर इसको, या पहले हम लोग एक काम करते हैं, सारी डिमांड्स देख लेते हैं. सेकेंड हेडिंग क्या रहेगी? कंसर्न्स एसोसिएटेड विद ट्राइब्यूनल्स. कुछ अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के एडवांटेजेस हैं, बट कुछ कंसर्न्स, कुछ चैलेंजेस अभी भी उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो डिस्कस करेंगे. देन योर थर्ड पार्ट इज दैट ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स 2021 से रिलेटेड एक्ट, तो वो उसके कुछ प्रोविजंस कि इस एक्ट में क्या क्या हुआ था. ठीक है. फिर फोर्थ क्या है, इस एक्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कंसर्न्स, तो इसको भी टेबल फॉर्मेट से एड्रेस करेंगे. एंड जो फिफ्थ हेडिंग हमने सोचा था, हम वे फॉरवर्ड कुछ सोल्यूशन देंगे. अब इतनी सारी डिमांड्स के बाद आई डोंट थिंक हमारे पास जगह बचेगी, तो हम क्या करेंगे, हम या तो अगर आपके पास जगह है, स्पेस है, तो फिफ्थ हेडिंग वे फॉरवर्ड बन जाएगी, जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे एज सॉल्यूशन.
या फिर आप कंक्लूजन में ही सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका कंक्लूजन में निपट जाएगा एंड स्पेस भी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। So in the conclusion, we can mention the solution, the way forward, what recommendations. So now let us see the content. हम इन सब headings में लिखेंगे क्या, कुछ कुछ points देख लेते हैं. All right. So let us start with challenges in courts. As we all know, court हमारे our famous Indian judiciary is famous for high pendency in the courts. टोटल सारी हायर और लोअर जुडिशरी को मिला के अराउंड 5 करोड़, ओवर 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग टिल डेट। एंड यही मेन रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस करने का भी। सो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा। डेटा भी लिखेंगे कि कोर्ट्स में अराउंड ओवर 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। एंड देन एडवांटेज ऑफ ट्रिब्यूनल्स क्या है, दैट दे हेल्प इन रिजॉल्विंग द केसेस एफिशिएंटली। एज पर अ कैट रिपोर्ट 90% of cases are resolved more efficiently in the tribunals. So this you can write as the first point. और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर हम, जो हमारे so court system में we can write lack of technical expertise. कैसे, जो हमारे judges हैं they are very well, they are well informed, well studied, सब बहुत बढ़िया है, but they are known to be generalists. They are well versed with everything. उनको सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ पता है. But in tribunals, we have expertise, specialization in that particular matter. For example, अगर केस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ वही जज होगा जो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड केस हैंडल कर रहा है, मैरिज से रिलेटेड भी केस हैंडल कर रहे हैं. बट अगर आप ट्राइब्यूनल का वे ऑप्ट करते हैं तो आपके पास एक डेडिकेटेड एनजीटी विच इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑफ इंडिया, तो हमारे पास एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट केसेस से रिलेटेड हैंडल करने के लिए ट्राइब्यूनल है. So second point can be here we have lack of technical expertise and here we have specialization. Example दे देंगे हम, ठीक है. What other points can you write, that you will tell me down in the comment section. Now the second heading is concerns associated with tribunals. अब ये तो है नहीं कि ट्राइब्यूनल्स एकदम परफेक्ट है, कुछ कंसर्न्स अभी भी एसोसिएटेड है. क्या, जैसे कि we can say lack of manpower. वैकेंसीज बहुत हैं, ट्राइब्यूनल्स में भी वैकेंसीज हैं. सो वी कैन राइट लैक ऑफ मैन पावर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. Infrastructure is also not well equipped. So what else can you write in concerns associated with tribunals? We can write that executive involvement. तो बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो हमारे मिनिस्ट्रीज ही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बायस आ जाता है. Now other points you will tell me down in the comment section, what are the concerns associated with tribunals. Now the third heading will be the Tribunals Reform Act 2021. अब इसके अंदर हम प्रोविजंस लिखेंगे. पहले तो इस एक्ट के क्या थे. क्वेश्चन में एक दे रखा है द रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स. मतलब बहुत सारे, तो क्या हुआ था, बहुत सारी एपिलेट ट्राइब्यूनल्स. सो एक ट्राइब्यूनल होते हैं, एक एपिलेट ट्राइब्यूनल उससे ऊपर, जहाँ पे अपील जाती थी. अगर आपको ट्राइब्यूनल का डिसीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यू कुड अपील टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल्स. सो वाया दिस पर्टिकुलर एक्ट बहुत सारे एपिलेट ट्राइब्यूनल्स को डिसॉल्व किया गया. उन सब की अथॉरिटी हाई कोर्ट को दे दी गई कि डायरेक्टली अपील हाई कोर्ट में जाएगी इंस्टेड ऑफ एपिलेट ट्राइब्यूनल्स. तो रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स हुआ था. देन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, जो आपका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसे मॉडिफाई किया गया था. एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनी थी जो अपॉइंट करेगी ट्राइब्यूनल्स में मैन पावर को. देन टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन 4 years तक यूनिफॉर्म बना दिया गया था, लिमिट कर दिया गया था, एज लिमिट भी लगाई है. So these are the all provisions that will mainly come under this Tribunals Reform Act. अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और कंसर्न्स बताने हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले जो रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स हुई है, जो इतने मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स थे उनकी डुप्लीकेशन कम हो जाएगी. ठीक है, सारे मैटर्स हाई कोर्ट में जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म जुरिस्डिक्शन मिल सकती है. एक जगह हाई कोर्ट में जा रहे हो तो सेम प्रोसीजर, सेम चीजें, सेम रूल्स अप्लाई होंगे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी. तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए. डुप्लीकेशन कम हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में आ जाएगा. देन कंसर्न्स में क्या आएगा. एक तो जिस पर्पस से आपने ट्राइब्यूनल्स बनाए थे वो पर्पस खत्म हो रहा है. अगर फिर से मैटर हाई कोर्ट में पहुंच रहा है तो वहां पे पेंडेंसी और बढ़ रही है केसेस की. पहला ये. दूसरा, टेक्निकल एक्सपर्टीज जो हमने बात करी थी वो यहाँ पे वो भी डिसॉल्व हो रही है. फिर से जर्नलिस्ट के पास हमारा केस जा रहा है. तो पर्पस क्या है भाई ट्राइब्यूनल्स को बनाने का. ऑल राइट. फिर यहाँ एक और आप लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर. जो आपकी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बन रही है फॉर अपॉइंटमेंट,
वहाँ पे एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल बायस आ सकता है. All right. So these are the points that can come under concerns. Now now way forward. Way forward में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला तो आपको एक इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि इस रिफॉर्म के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है. प्रॉपर रिपोर्ट सब हमारी पॉपुलेशन के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए. सो इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए. देन नेशनल कमीशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स या ट्राइब्यूनल कमीशन जैसी कोई अथॉरिटी जो डेडिकेटेड अथॉरिटी हो ट्राइब्यूनल्स को ओवरसाइट करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो ये कुछ प्रोसीजर आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं. So this becomes your overall answer for this question. Now, if you have any doubts, you can comment down below. You can go to my Telegram channel and ask through direct messages there. And जो ऊपर वाले कुछ points मैंने आपको बोले comments में लिखने के लिए, please brainstorm and try to comment down below. Thank you so much.